जी बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे सेल्स की कि इन्वेंट्री, जब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को सेल आउट करते हैं तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाता है, और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के साथ ही साथ हम लोग उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेल्स की रिकॉर्डिंग के बारे में देखा, उसकी रिटर्न्स के बारे में देख लिया हम लोगों ने, और अब हम लोग बात करेंगे सेल्स डिस्काउंट की। बिल्कुल जो जो इवेंट हमारे जो जो हमारे ट्रीटमेंट परचेज ऑफ इन्वेंट्री के साथ हुए थे, बिल्कुल उसी तरह के इवेंट्स हमारे सेल ऑफ इन्वेंट्री के साथ भी होंगे। ठीक है। अब सेल डिस्काउंट की बात करते हैं। सेल डिस्काउंट क्यों दी जाती है? ऑफर टू कस्टमर्स टू प्रमोट प्रॉम्प्ट पेमेंट, जैसे हम लोगों ने बात की थी उसकी परचेज डिस्काउंट की, कि भाई हमें एक बंदा इंसेंटिव दे रहा है कि जल्दी पैसे लेने के लिए वो इंसेंटिव दे रहा है कि भाई आपने पैसे 30 दिन के अंदर तो देने ही है, लेकिन अगर आप 10 दिन के अंदर दे देंगे तो मैं आपको कुछ पैसे छोड़ दूंगा। तो उसे हम लोगों ने परचेज डिस्काउंट का नाम दिया था। और अगर वो हम बायर हैं तो हमारे लिए वो परचेज डिस्काउंट है, तो सेलर के लिए वही सेम चीज़ जो है वो सेल्स डिस्काउंट है। ठीक है। हम जल्दी रिकवरी करने के लिए, पैसे जल्दी लेने के लिए अगले बंदे से उसको कहते हैं कि यार मैं कुछ पैसे छोड़ दूंगा, जल्दी पैसे दे दो। तो अगर वो दे देगा तो पैसे छोड़ देंगे, नहीं देगा तो ना सही। और सेकंड पॉइंट में यही कहा गया कि फ्लिप साइड ऑफ परचेज डिस्काउंट, बिल्कुल उलट, बिल्कुल रिवर्स है परचेज डिस्काउंट का। मतलब कहने का क्या है बेटा, कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है, बहुत अच्छे तरीके से समझा है, तो ये लेक्चर बिल्कुल उसका उलट है। ठीक है। और फ्लिप साइड है परचेज डिस्काउंट की, और कंट्रा रेवेन्यू काउंट इसके लिए भी डेबिट करेंगे हम लोग। ठीक है। सेल डिस्काउंट, कंट्रा रेवेन्यू काउंट इसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए भी हम लोग सेल्स को कम नहीं करेंगे। जैसे परचेजेस में तो हम लोग अगर डिस्काउंट मिलती थी तो उतने से हम लोग अपनी इन्वेंट्री को कम कर देते थे कि ये हमारी इतनी कॉस्ट आई ही नहीं है एक्वायर करने में। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रा रेवेन्यू काउंट सेल्स डिस्काउंट के नाम से एक और ओपन करेंगे। अब दो कंट्रा रेवेन्यू काउंट आ गए हैं, एक सेल्स रिटर्न का और एक मतलब एक सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस का, और दूसरा सेल्स डिस्काउंट का। ठीक है जी। अब इसको सिनेरियो के साथ डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन गिवन है हमारे पास। अज्यूम सॉक स्टीरियो पेज द बैलेंस ड्यू of 3500, gross invoice price of 3800, less purchase return and allowances of $300। मतलब कि ओरिजिनली जो सेल्स की थी हमने उसको वो 3800 की थी, लेकिन 300 की उसने जो गुड्स थी, मर्चेंडाइजेस थी, वो वापस कर दी थी ना। तो रिमेनिंग तो 3500 रह गया था जो उसने पे करना था। ठीक है। अब कहा जा रहा है जी मई 14 में उसकी पेमेंट आ रही है। हमने जब स्टार्ट में इसको देखा था तो बेटा मई 4 को सेल की थी हमने, 10 दिन के अंदर पेमेंट आ रही है, और हम लोग अज्यूम यही कर रहे हैं कि हाँ जी वो 10 दिन के अंदर अंदर अगर हम पेमेंट करेंगे तो 2% 2% जो है वो डिस्काउंट दी जाएगी। तो अब उसने 3500 जो पे करना था वो 10 दिन के अंदर अंदर पे कर रहा है। लास्ट डे ऑफ डिस्काउंट पीरियड 14th ऑफ मई को पेमेंट हमें मिल रही है, और वो ये लास्ट डे था डिस्काउंटिंग पीरियड का, मतलब डिस्काउंटिंग पीरियड में ही उसने पेमेंट कर दी। प्रिपेयर द जनरल एंट्री पीडब्ल्यू ऑडियो सप्लाई मेक्स टू रिकॉर्ड द रिसीट ऑफ ऑन मई 14, कि ये जो मई 14 को पीडब्ल्यू ऑडियो सप्लाई कंपनी ने जो अमाउंट रिसीव की है उसकी एंट्री अब क्या होगी, वो एंट्री आपने करके बतानी है। अब बेटा देखें 2% अमाउंट हम लोगों ने वेव कर दी, छोड़ दी, कंसेशन डिस्काउंट दे दी उसको। तो 2% डिस्काउंट दे दी, मतलब हमें जो फिर कैश रिसीव हुआ है वो 90% है, ओ सॉरी 98% है। ठीक है। अब देखे बेटा 3500 का 2% लेते हैं तो वो तो 70 आ गया ना, $70। अब हम लोग $70 छोड़ रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं एक बंदे को कि भाई तुमने 3800 देना था, ऐसा करो कि तुम 2% रख लो, बाकी दे दो, लेकिन 10 दिन के अंदर दोगे तो ये बेनिफिट तब मिलेगा, और अगर 10 दिन के बाद दोगे फिर तो पूरे पैसे देने हैं। अब उसने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो फिर 2% पैसे जो है 2% अमाउंट 2% हमें उसको वेव ऑफ करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो वो तो सेलर के लिए तो वो लॉस ही है ना। अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, लेकिन अब उसको 2% जो है वो लॉस हो गया। लेकिन लॉस तो 2% उसको हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसको रिकवरी भी बहुत जल्दी, बहुत फास्ट रिकवरी हुई है। हाँ। तो कैश आया उसके पास 2% रिड्यूस करके 3430 रुपीज कैश आया, और 2% जो उसने छोड़ दिया उसके लिए वो लॉस था। अब उसने उस लॉस के लिए अपना रेवेन्यू कम नहीं किया,
उसने कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट ओपन कर लिया है। अल्टीमेट बेटा ये रेवेन्यू को ही कम करेगा इनकम स्टेटमेंट में जाके, लेकिन कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट अलग से रिकॉग्नाइज हमने करना होता है। पता तो चले कि पूरे पीरियड में जल्दी रिकवरी के लिए कितने लोगों ने, कितने कस्टमर्स ने इंसेंटिव लिया था और रिकवरी के लिए हमने कितनी कॉस्ट जो है वो बियर की है जल्दी रिकवरी के लिए। ठीक है, तो सेल्स डिस्काउंट हमारा कंट्रा रेवेन्यू 2% जो वैल्यू आएगी, नीचे कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, 3800 टोटल अमाउंट थी, उसमें जो 300 की जो अमाउंट मर्चेंडाइज वापस आ गई थी तो बाकी रह गया 3500। उस 3500 का 2% हमने कैलकुलेट किया तो दैट इज $70। तो 70 से सेल्स डिस्काउंट को हमने कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट को डेबिट कर लिया और अकाउंट्स रिसीवेबल खत्म हो गए हमारे। क्यों? क्योंकि उनसे पैसे हमने रिसीव कर लिए, अमाउंट रिसीव कर ली, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गए। ठीक है, तो जब हम लोग डिस्काउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर अमाउंट रिसीव कर लेंगे तो उस डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे सेल्स डिस्काउंट के नाम से। आप इसको कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट कह लें या आप इसको अपना एक्सपेंस कह लें, दोनों सूरतों में ये होना डेबिट ही है। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट बेटा क्रेडिट होता है ना, तो कंट्रा रेवेन्यू उसके उलट डेबिट होगा। हाँ, तो कैश डेबिट, जितना कैश रिसीव हुआ, जितने पैसे छोड़ दिए, लॉस हो गया, उतना हमारा रेवेन्यू कम हो गया, तो कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट डेबिट। और सेल्स सॉरी अकाउंट रिसीवेबल्स हमारा एसेट रिड्यूस हो गया, कुछ पैसे ले लिए, कुछ पैसे छोड़ दिए, तो रिसीवेबल खत्म हो गए, तो रिसीवेबल क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये हमने एंट्री कब की है? अगर डिस्काउंटिंग पीरियड के अंदर पैसे मिल जाते हैं तब। और अगर डिस्काउंटिंग पीरियड के बाद पैसे मिलेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? तो बेटा वही सिंपल एंट्री, कैश आया डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल खत्म हो गए, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। पूरे पैसे मिले हैं, 3500 लेना था, 3500 ही मिला है, कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 3500 से। जब भी पैसे पूरे मिलेंगे डिस्काउंटिंग पीरियड के बाद हम लोग ये एंट्री पास कर देंगे। ठीक है जी। डिस्कशन क्वेश्चन, John Rowland believes revenues from credit sales may be earned before they are collected in cash. Do you agree? Explain. ठीक है जी। और आज का आपका जो टास्क है, आपकी जो क्लास पार्टिसिपेशन है वो यही है, और ये आपने सर्च करना है जहां से मर्जी, इसका आपने मुझे जवाब देना है कि क्या ये जो जॉन रॉलैंड साहब का यकीन है कि रेवेन्यूज from credit sales may be earned before they are collected in cash। ये कहता है कि कैश मिले ना मिले, क्रेडिट सेल का रेवेन्यू अर्न किया जा सकता है कैश मिलने से पहले। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको ज़रा अपने जहन पे ज़ोर डाल के आपने सोचना है और फिर आपने मुझे इस बात का रिस्पांस देना है, मुझे बताना है कि क्या एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग आएंगे एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ, कंप्लीटिंग द अकाउंटिंग साइकिल। अब देखिए बेटा, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था इस चैप्टर के कि सारी अकाउंट वो जो ट्रांजैक्शन है, सारे जो इवेंट्स हैं वही है जो सर्विस कंसर्न के थे, लेकिन डिफरेंस क्या था? मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू का, बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज थोड़ी ज़्यादा थी इसमें, मतलब बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज़ का इजाफा था, बाकी सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वही पुराने वाले सर्विसेज कंसर्न के थे। तो वो जो नई एक्टिविटीज़ आई थी बाइंग एंड सेलिंग की, उनके लिए हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज, उनके लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना सीख लिए। बाकी सारा काम तो हमें प्रीवियसली आता है, हम लोगों ने वो सर्विसेज कंसर्न में अच्छा खासा काम किया है पहले 4 चैप्टर्स में। ठीक है, तो एडजस्टिंग एंट्रीज यहाँ पे देखेंगे हम लोग। बाकी सारी एडजस्टिंग एंट्रीज अक्रूड रेवेन्यूज की, अक्रूड एक्सपेंसेस की, डेप्रिसिएशन की, अनअर्न्ड की, ये सारी एंट्रीज तो हमें आती हैं। ठीक है, अब एडजस्टिंग एंट्रीज इसमें किस तरह की होंगी? जनरली द सेम एज ए सर्विस कंपनी। आमतौर पर एडजस्टिंग एंट्रीज कहता है जी वही हैं जो सर्विस कंपनीज की हैं। ठीक है, अब अगर आमतौर पर वही हैं तो यहाँ पे फिर नया क्या है? One additional adjustment to make the records agree with the actual inventory on hand। सिर्फ एक एडजस्टिंग एडिशनल एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे पास करनी है,
वो किस चीज की? इन्वेंट्री की। वो इन्वेंट्री जो एट द एंड ऑफ पीरियड हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल होगी, उस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है हम लोगों ने, उसके लिए एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। ठीक है। इन्वॉल्व एडजस्टिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और उस एंट्री में दो अकाउंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। जब हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, तो उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का अकाउंट और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट। ये दो अकाउंट इफेक्ट होने हैं। एक ही एडजस्टिंग एंट्री होनी है किस चीज़ की? जो स्टॉक आपके पास अनसोल्ड रह गया है, जब आप शॉप बंद कर रहे थे उस वक्त अंदर जो सामान जो माल पड़ा हुआ था, उसके लिए सिर्फ क्लोजिंग एंट्री पास करनी है। उसे हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री ऑन हैंड एट द एंड ऑफ पीरियड, के पीरियड के एंड पे जो इन्वेंट्री हमारे पास बचती है उसकी एंट्री पास करें। इलस्ट्रेशन देखें जी, हम लोग कैसे एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे इन्वेंट्री के लिए। सपोज दैट PW Audio Supply has an unadjusted balance of 40,500 in merchandise inventory. मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का जो अनएडजस्टेड बैलेंस था वो कितना पड़ा हुआ है? 40,500 का। थ्रू ए फिजिकल काउंट, जब हम लोगों ने जाके खुद गिनती की है माल की, सामान की, PW ऑडियो डिटरमाइंस, तो फिर हमें पता चला दैट इट्स एक्चुअल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट ईयर एंड इज $40,000, कि एक्चुअल में वो इन्वेंट्री 40,000 की है, 40,500 की नहीं है। तो हमने तो 40,500 की इन्वेंट्री क्लोजिंग में रिकॉर्ड की हुई थी ना। अब देखा है तो वो तो इन्वेंट्री सिर्फ 40,000 की है, 500 का डिफरेंस आ गया है बेटा। उस डिफरेंस के लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? पहले ज्यादा थी, अब जब फिजिकली काउंट किया है तो इन्वेंट्री कम निकल आई है, इन्वेंट्री कम हो गई है। इन्वेंट्री कम हो गई है तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट क्या करेंगे उसके बदले में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। और अगर यहीं पे कह दिया जाता कि बैलेंस हमारे पास था 40,500, जब फिजिकली काउंट किया है तो वो निकल आया है 45,000, तो इसका मतलब है हमने इन्वेंट्री कम रिकॉर्ड की हुई थी, इन्वेंट्री हमारी ज्यादा पड़ी हुई है। तो 4500 से जो इन्वेंट्री ज्यादा पड़ी हुई थी उससे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। ये जब कम होगी इन्वेंट्री तब की ये एंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद कंप्लीटिंग द अकाउंटिंग साइकिल, वही क्लोजिंग एंट्रीज जैसे हम लोगों ने सर्विसेज कंसर्न में की थी कि पहले हम लोग रेवेन्यूज को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू कौन सा है? सेल्स, एक ही रेवेन्यू है। ठीक है। उसको एंट्री क्लोज करेंगे तो सेल्स रेवेन्यू तो क्रेडिट होता है ना, जब उसको क्लोज करेंगे उसे डेबिट कर देंगे और इनकम समरी को क्रेडिट कर देंगे। और फिर जितने भी एक्सपेंसेस थे या हमारे पास कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट्स थे, कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट्स की नेचर भी डेबिट होती है, वो टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। और जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट है वो भी टेम्परेरी हैं। सारे अकाउंट्स उठाने हैं एक्सपेंसेस के और कंट्रा रेवेन्यूज के, उन अकाउंट्स को क्रेडिट कर देना है और इनकम समरी को क्या कर देना बेटा? डेबिट कर देना है। तो ये हमारे पास क्लोजिंग एंट्री आ जाएगी एक्सपेंसेस और कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट्स की। और एट दी एंड जब हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी निकाल लेंगे, उसकी क्लोजिंग एंट्री वही है जो सर्विसेज कंसर्न में हमने की थी। अगर प्रॉफिट आता है तो इनकम समरी डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, और अगर लॉस आता है तो कैपिटल डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट। और ड्राइंग्स को क्लोज करते हैं, ड्राइंग्स को हम लोग हमेशा माइनस ही करते हैं कैपिटल में से। तो जब कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस होती हैं तो कैपिटल रिड्यूस होता है, कैपिटल रिड्यूस होगा तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा और ड्राइंग्स क्रेडिट होके खत्म हो जाएंगी। ठीक है जी बेटा जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। इट्स ऑल अबाउट द एंड।